गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का 16th चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? केमिकल्स इन मेडिसिन। केमिकल्स इन मेडिसिन मतलब हमारे डेली लाइफ में हम जो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में यूज़ करते हैं केमिकल्स का या केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे हम। तो पहला कौन सा यूज़ है? केमिकल्स इन मेडिसिन। मेडिसिन में कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं? जैसे हम जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं उनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ दवाइयाँ होती हैं। कौन सी दवाइयों को क्या बोला जाता है? जैसे एनाल्जेसिक, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटीसेप्टिक, ये कौन कौन से दवाइयाँ हैं, किस किस लिए यूज़ होती हैं, या फिर क्या क्या यूजेस हैं इनके, उन सब के बारे में देखेंगे। प्लस इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे केमिकल्स एंड मेडिसिन में। केमिकल्स एंड फूड में देखेंगे हम क्या कि खाना को प्रिजर्व करने के लिए हम कौन कौन से चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। फिर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या होते हैं, जैसे कि हम एज एन शुगर यूज़ करते हैं। आपने नाम सुना होगा शुगर फ्री, तो वो शुगर फ्री शुगर जो होती है वो केमिकल्स ही होते हैं। फिर होते हैं एलिमेंट्री आइडिया ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे। क्लींसिंग एजेंट, ये हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में और क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में। इतना हम डिस्कस करेंगे किसमें? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, जब हम बात करते हैं केमिकल्स इन मेडिसिन के बारे में, तो केमिकल्स कौन कौन से मेडिसिनल यूज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली ट्रीटमेंट बाय केमिकल्स इज कॉल्ड एज द केमोथेरेपी। जो हम कीमोथेरेपी बोलते हैं, जैसे हमारा कोई भी अगर सर्दी जुकाम या फिर सर दर्द हेडेक वगैरह होता है तो हम नॉर्मली दवाइयाँ लेके आते हैं। या कोई मेजर इलनेस होती है, जब क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, तो वहाँ पे लंबा ट्रीटमेंट जब चलता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, केमिकल्स को यूज़ किया जाता है टू केयर द डिजीज़ को क्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो केमिकल्स में भी क्लासिफिकेशन किया जाता है कि किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। ड्रग्स मतलब होता है क्या कि जो भी हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं टू प्रिक्योर और टू क्योर द डिजीज़, उन्हीं को बोला जाता है क्या, ड्रग्स। तो ड्रग्स मतलब जैसे नॉर्मल परसेप्शन बना होता है हमारा कि ड्रग्स मतलब हेरोइन, कोकेन, ये तो वो भी यूजेस किए जाते हैं। उन्हें बोला जाता है क्या कि मतलब नारकोटिक ड्रग्स और नॉन नारकोटिक ड्रग्स होती हैं, 2 टाइप्स की ड्रग्स होती हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे कि बेसिस ऑन द फार्माकोलॉजिकल यूजेस कि किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया के अगेंस्ट है तो क्या बोलेंगे, वायरस के अगेंस्ट है तो क्या बोलेंगे। तो इन डिजीज़ का अलग अलग क्या होते हैं, उनको क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन के तरीके हैं। तो एक तो फार्माकोलॉजिकल यूजेस के ऊपर, फिर दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखेंगे हम कि सल्फर ड्रग्स क्या होती हैं और दूसरी ड्रग्स क्या होती हैं। नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, किस तरीके से वो ड्रग अपना काम करती है, उसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। एंटीहिस्टामिन होती है, एंटीहिस्टामिन का काम क्या होता है, या पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए यूज़ हो जाती है तो उसे बोलते हैं हम क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। फिर है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट, किस पे टारगेट कर रहा है। अब डिज़ाइनिंग ऑफ ड्रग्स जो होता है, तो ड्रग्स की डिज़ाइनिंग मतलब जैसे हम बोलते हैं कि कोरोना है, कोरोना काल है, तो कोरोना के लिए हमें अगर दवाई निकालना है या ट्रीटमेंट निकालना है उसके लिए, तो हमें पहले समझना होता है कि कोरोना में टारगेट कहाँ पे करना है। जैसे आपने सुना होगा कि कोरोना लंग्स को इफेक्ट करता है, तो लंग्स को इफेक्ट करता है मतलब लंग्स हमारा क्या है, टारगेट है, ड्रग का टारगेट है। अब ड्रग का मेटाबॉलिज्म मतलब होता है कि ड्रग हमारे अंदर किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराई जाएगी बॉडी के अंदर, प्लस वो थ्रू आउट द बॉडी रीच करके, जैसे हमने सर दर्द हेडेक होता है तो हम हेडेक पे डायरेक्टली गोली ला के नहीं फिट कर देते कि डायरेक्टली जाके हेड में जाके अपना सर में जाके अपन ने गोली फिट कर दी। इंस्टीड ऑफ इट हम क्या करते हैं, गोली को इनटेक करते हैं, या जो भी टैबलेट होती है उसे इनटेक करते हैं। इनटेक करने के बाद वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम से वही टैबलेट थ्रू आउट दी ब्लड, थ्रू द ब्लड, मेटाबॉलिज्म मतलब होता है हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। फिर उसका आता है साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ड्रग टारगेट। टारगेट जहाँ पे भी हमारा जैसे हेडेक कर रहा था तो वो वहाँ पे जाके क्या करेगी, अपना काम करेगी ड्रग। जैसे हमारा नॉर्मल हेडेक होता है तो हम एस्प्रिन खा लेते हैं, या फिर आपका दूसरी मेडिसिन खा लेते हैं जिससे कि हमारा सर दर्द बंद हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या है कि उस ड्रग को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो वहाँ पे जाके अपना काम कर पाए। तो आज हम वो भी देखेंगे किस तरीके से ड्रग अपना काम करती है। उसके बाद आता है
कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, तो उसी के लिए हमें पढ़ना होता है क्या कि ड्रग किस तरीके से टारगेट के ऊपर इंटरेक्ट करती है। ठीक है, तो हम एक डायग्राम से देखेंगे पहले तो, कि सपोज कीजिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या था, एंजाइम था। एंजाइम के ऊपर क्या बनी, एक्टिव साइट। क्या बनी, एक्टिव साइट बनी। एक्टिव साइट के ऊपर क्या करना है हमें, ड्रग एंजाइम एक्शन जो होता है, तो ये कहलाता है सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट इसके ऊपर जाके फिट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या थी, एक्टिव साइट थी। एक्टिव साइट के ऊपर ये सबस्ट्रेट जाके क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, और ये सब एक्टिव साइट क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं ड्रग टारगेट एंजाइम एक्शन। तो ये जो दिख रहा है ना, कि जहाँ पे भी हमारा ड्रग की ज़रूरत होगी, पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक्टिव साइट कौन सी है। एक्टिव साइट पे ही जाके क्या होगा, ड्रग अपना काम करेगी। ऐसा नहीं है कि हमने सर दर्द की गोली खाई तो वो हर जगह पे जाके अपना काम करने पे लगी, या फिर सर दर्द की गोली खाई है तो सिर्फ उससे दर्द ही ठीक होगा। ठीक है, ऐसा नहीं था कि एक मेडिसिन खाई है उससे सारे काम हो जाए। उसे डिज़ाइन स्पेशली इसलिए किया जाता है कि ताकि वो एक्टिव साइट पे जाके अपना जाए और अपना काम कर पाए। ड्यू टू द बॉन्डरबॉल इंट्रैक्शंस हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, आयनिक बॉन्ड हो सकती है, डिफरेंट टाइप से ये क्या हो सकती है, यहाँ पे होल्ड हो सकती थी। तो ये सारे कारण सबस्ट्रेट जो होता है वो वहाँ पे जाके अपना क्या कर देता है, काम करता है। फिर आते हैं हम क्या कि टारगेट एंजाइम जो एक्शन है, इसमें सम अमीनो एसिड्स का काम किया जाता है कि प्रोटीन्स जो एंजाइम प्रोवाइड करते हैं, एक्टिव साइट्स जो बनाते हैं, उनमें क्या होता है हमारा, अब प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, एल सीरीज, एल सिस्टीन, एल एस्पार्टिक एसिड, तो ये एंजाइम एंजाइम प्रोटीन जो होते हैं, अमीनो एसिड्स अपने आप में पेप्टाइडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या बनाते हैं, डायरेक्टली एक्टिव साइट्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये देखिए, आपको एक और समझ आ लीजिए कि एलोस्टेरिक साइट समझा देता हूँ कि एलोस्टेरिक साइट क्या होती है। एक तो कॉम्पिटिटर इनहिबिटर वाली थ्योरी है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब ड्रग, हमारे पास ड्रग थी, एक सबस्ट्रेट था। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि ये सबस्ट्रेट जाके यहाँ पे होल्ड होता है, तो यहाँ पे एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट भी जा सकता था और ड्रग भी जा सकती थी। अगर सबस्ट्रेट पहले जाके बैठ गया तो क्या ड्रग वहाँ पे जाके बैठ पाएगी, पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे अटैचमेंट के लिए। क्या करेंगे, compete करेंगे नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ कि वहाँ पे जाके अटैच हों, और अटैच होने के बाद अपना काम करें। इसे बोलते हैं क्या, ड्रग एंजाइम या फिर ड्रग सबस्ट्रेट इनहिबिटर या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं, जिसमें कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिशन, ड्रग के बीच में और नेचुरल सबस्ट्रेट जो था उसके बीच में। ये दोनों कंपटीशन कर रहे हैं कि एक्टिव साइट पे जाके कौन हमारा सबसे पहले जाके बैठेगा या फिट होगा या अपनी बॉन्ड्स बनाएगा। तो उसे बोलते हैं क्या, अपना ड्रग टारगेट एंजाइम एक्शन। या कई बार देखा होगा आपने कि कुछ दवाइयाँ काम नहीं कर पाती, अपना प्रॉपर जो फंक्शन के लिए बनाई जाती है वो नहीं कर पाती। सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे इस एक्टिव साइट पे फिट होने के लिए एक ड्रग अपनी डिज़ाइन की, लेकिन हुआ क्या कि जो इनहिबिटर था, इनहिबिटर मतलब होता है क्या कि जो हमारा नेचुरली बॉडी के अंदर हमारे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इनहिबिटर जाके एक एलोस्टेरिक साइट पे जाके बैठ गया। एलोस्टेरिक साइट क्या होती है, एक्टिव साइट के अलावा कहीं और जाके अटैच हो जाता है। तो जैसे ही ये इनहिबिटर एक्टिव साइट पे जाके बैठता है, तो जो हमारी एक्टिव साइट थी या फिर जो हमारी एक्टिव साइट जहाँ पे जाके हमारी ड्रग्स फिट बैठनी थी, उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज। तो अब अगर मैं इस शेप में जाके यहाँ पे जाके एडजस्ट करना चाहूँ तो क्या शेप एडजस्ट होगी, नहीं। तो इस कारण से कई बार दवाइयों का उपयोग या फिर दवाइयाँ जो मेडिसिन हैं या ड्रग्स हैं वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाती हैं। ये समझ में आया होगा कि ड्रग एलोस्टेरिक साइट क्या होती है, जो एक्टिव साइट है उसके अलावा कहीं पे इनहिबिटर अगर अटैच हो रहा है तो उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, इनहिबिटर साइट। अब एक है रिसेप्टर एज अ ड्रग टारगेट। अब रिसेप्टर एज अ ड्रग टारगेट क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हमारी सेल्स में हमें पता चलता है कि हमारी सेल्स में कोई डैमेज है। जैसे हमें नॉर्मली हेडेक होना चालू हुआ तो हमारी सेल्स कहीं ना कहीं पे पेन क्रिएट कर रही हैं, उसके कारण हमारा क्या हो रहा है, बॉडी को पता चल रहा है। तो उसके अंदर होता है क्या, इंटीरियर ऑफ सेल, देखो यहाँ पे सेल के ऊपर या सेल की जो बॉडी है उसके अंदर ये क्या होता है, बाइंडिंग साइट है। ठीक है, बाइंडिंग साइट के ऊपर क्या आ रहा है, केमिकल मैसेंजर आ रहा है। केमिकल मैसेंजर, ये आउटर सरफेस है किसकी, सेल की, और ये इंटरनल है सेल का। और यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर है।
तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सबसे पहले केमिकल मैसेंजर को अपने यहाँ पे बाइंडिंग साइट पे जाके अपना क्या किया, अटैच किया। बाइंडिंग साइट पे जैसे ही ये अटैच हो गए तो उसके बाद क्या होगा, ये अपना मैसेज सेंड करेंगे कहाँ पे, इनसाइड द सेल। ये इनसाइड द सेल क्या कर रहे हैं, अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे ही मैसेज ट्रांसफ़र हो गया, सेल को लगेगा कि नहीं बिल्कुल हम ठीक है, या फिर हमारा जो भी केमिकल था उसकी ज़रूरत थी या नहीं थी, तो वो अपना मैसेज ट्रांसमिट हो जाएगा और उसके बाद ये अपना काम करके यहाँ से अपना निकल जाएगी। ठीक, इसी को बोलते हैं क्या, केमिकल मैसेंजर, या ट्रांसफ़र ऑफ सेल के अंदर जो केमिकल मैसेज था उसे रिसीव करने का प्रोसेस। रिसेप्टर एज अ प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स स्टेबलाइज होते हैं। एक ये भी दो टाइप के होते हैं केमिकल मैसेंजर। एक तो होते हैं हार्मोन्स, जिनका नाम आपने कॉमनली सुना होगा। हार्मोन्स मतलब क्या होते हैं, कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मतलब आपने थायरॉक्सिन हार्मोन का नाम सुना होगा, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती हैं ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। तो बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जैसे इंसुलिन है, वो हमारा क्या शुगर लेवल मेंटेन करके चलता है। तो ये जो हार्मोन्स हैं इनका काम ही क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो है उनको कंस्टेंट करना या उनको कैरी आउट करना। अगर ये हार्मोन्स नहीं होते तो हमारी जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाती। एक तो हार्मोन्स हो गया, दूसरा होता है न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं, वो ट्रांसमीटर जो जो क्या करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू, किसके थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू पूरा का पूरा मैसेज अपना क्या करते हैं, कन्वे करते हैं। उन्हें बोलते हैं क्या, न्यूरो रिसेप्टर। ठीक है, या न्यूरो ट्रांसमीटर। तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स में ये आते हैं आपके एसिटाइल क्लोराइन, प्रोपेमाइन या स्टेरोनिन। तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन्हें बोलते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो ब्लड में मिक्स होकर या तो फिर एंडोक्राइन ग्लैंड से होंगे या एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेटेड होंगे, और ये थ्रू आउट द बॉडी अपना क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अब आ जाइए, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ें होती हैं वो होती हैं टाइप्स ऑफ ड्रग्स की, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं और इनके क्या क्या काम हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स मतलब क्या होता है कि जब भी कोई पेशेंट आ जाता है जिसका मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं क्या, ट्रैंक्विलाइजर्स। जैसे कोई पर्सन है जिसे एनेक्सिटी है, टेंशन है या मेंटल डिजीज़ हैं, तो उन लोगों को क्या दिए जाते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं इरिटेबिलिटीज है या मतलब एनेक्सिटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है या कोई इरिटेट हो रहा है, इरिटेटिबिलिटी है, एक्साइटमेंट है, तो इन्हें यूज़ किया जाता है ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स में भी दो टाइप की होती है, एक होती है हिप्नोटिक और दूसरी होती है नॉन हिप्नोटिक। हिप्नोटिक मतलब क्या होता है कि जैसे पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली क्या है, अनफिट है, या फिर बहुत ज़्यादा मेंटली क्या हो गया, अनफिट होने के कारण उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ गई और वो वायलेंट हो गया। वायलेंट हो गया तो उस चक्कर में उसके लिए यूज़ किया जाएगा कौन सी ड्रग्स, हिप्नोटिक ड्रग्स। हिप्नोटिक ड्रग्स क्या होती हैं, ये वो ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स हैं जो क्या किसके लिए यूज़ की जाती हैं। पहली चीज़ तो ये ट्रीटमेंट किसकी करती हैं, वायलेंट जो भी मतलब उदन टाइप के पेशेंट हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब फिजिकली एक्टिव पेशेंट्स हो जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम कौन सी, हिप्नोटिक ड्रग्स। तो हिप्नोटिक ड्रग्स के साथ ये है कि ये प्रोड्यूस करती हैं अपना क्या, स्लीपिंग इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। तो जो भी अपना क्या बोलते हैं पेशेंट है, वायलेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, नींद आने लगती है उसे। तो नींद आती तो वो सोता रहता है, तो उसकी जो वायलेंस है वो कम हो जाती है, उसके थ्रू से क्या किया जाता है, क्योर किया जाता है। तो इसके आपको क्या क्या याद रखना है कि हिप्नोटिक ड्रग्स होती क्या हैं, क्या इसके इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं और क्या क्या इसके यूजेस हैं। ठीक है, तो हिप्नोटिक ड्रग्स क्या होती हैं, जो एनेक्सिटी ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली हिप्नोटिक ड्रग्स ट्रैंक्विलाइजर्स के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स के अंदर आती हैं। तो ट्रैंक्विलाइजर्स का ही पार्ट है हिप्नोटिक ड्रग्स। और हिप्नोटिक ड्रग्स क्या करती हैं, जो वायलेंट पेशेंट होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है, प्लस ये स्लीपिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो इसको बोलते हैं हिप्नोटिक ड्रग्स। ये होती हैं बेरोनॉल, लिमिनॉल, सेकोनॉल, एमिटॉल और मेम्बिटॉल। ये है क्या, हिप्नोटिक ड्रग्स के एग्जाम्पल। तो आपको 2 या 3 एग्जाम्पल भी याद रखनी है। ठीक, उसके बाद आ जाती है क्या, नॉन हिप्नोटिक। नॉन हिप्नोटिक मतलब ये जो कॉम्पेरेटिवली माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, माइल्ड मतलब कि थोड़े कम इफेक्ट वाले ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं।
इन्हें उनके लिए यूज़ किया जाता है जिन्हें छोटा मोटा स्ट्रेस है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को छोटी छोटी चीज़ों से स्ट्रेस हो जाता है या फिर टेंशन्स बढ़ जाती हैं। कई बार इतना वर्कलोड है या वर्कलोड के कारण होता है कई लोगों में अपना कुछ फैमिली प्रेशर के कारण होता है या फैमिली के कारण या कोई नॉर्मल कंडीशंस में भी स्ट्रेस हो सकता है। तो नथिंग टू वरी अबाउट सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो आपको इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ पे जो नॉन हिप्नोटिक ड्रग्स यूज़ की जाती हैं ये स्लीपिंग इफेक्ट कॉज नहीं करती। ये डायरेक्टली हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू फील गुड वाला फैक्टर प्रोड्यूस करती हैं। तो नॉन हिप्नोटिक ड्रग्स में कौन कौन सी आ जाती हैं, डाइजोफॉक्साइड, इपॉक्साइड, मेप्रोबेटमेट और बेलियम। तो ये 3 आपको एग्जांपल याद रखने हैं किसके, कि ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं नॉन हिप्नोटिक ड्रग्स से। ठीक है, नॉन हिप्नोटिक ड्रग्स मतलब क्या कहलाती हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें फील गुड का फैक्टर देती हैं। नेक्स्ट आता है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स का मतलब ये होता है अगर किसी को दर्द हो रहा है तो दर्द को कम करने वाली या दर्द निवारक। अब दर्द निवारक मतलब जैसे किसी को पेन हो रहा है तो पेन को अगर कम करना है तो उसके लिए जो यूज़ किए जाएंगे वो कौन सी होंगी, एनाल्जेसिक्स होती हैं। एनाल्जेसिक्स वो कम हैं जो पेन को क्या करते हैं, कम करते हैं। ये भी 2 टाइप के, एक नार्कोटिक एक नॉन नार्कोटिक। अब नार्कोटिक से क्या याद आता है कि सर ड्रग्स हैं, तो नार्कोटिक ड्रग्स मतलब जैसे आपने नाम सुना होगा कोकेन, हेरोइन, मॉर्फिन या कोडेन। तो आपने देखा होगा कि जब किसी का ऑपरेशन होता है या फिर कोई माइनर ऑपरेशन होता है तो आपने एक शब्द सुना होगा एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया मतलब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तो बॉडी में एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ऑपरेट करने टाइम पे या ऑपरेशन किसी बॉडी के पार्ट का ऑपरेशन हो रहा है तो उस टाइम पे एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया का काम क्या होता है, उस लोकल पार्ट में जो हमारा दर्द था उसका ट्रांसमिशन को वो ब्लॉक कर देता है। तो ये जो एनेस्थेटिक ड्रग्स है या फिर जो एनेस्थीसिया है वो किससे बनता है, नार्कोटिक ड्रग्स से बनता है। ये रिलीविंग हाई पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ की जाती है। प्लस इनके साथ प्रॉब्लम ये है, सर कोई बोलेगा कि सर हमारा नॉर्मल हेडेक हो रहा था तो हम इन्हें क्यों यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ आप बेशक कर सकते हैं लेकिन ये नार्कोटिक ड्रग्स हैं और इनकी क्या लग जाती है, लत लग जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं इनके। थोड़ा सा यूज़ किया इसका तो उसके बाद इसके क्या हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। तो इन्हें अवॉइड करते हैं लॉन्ग रन में, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। कि ऑपरेशन डेली डेली तो होता नहीं किसी का, ज़िंदगी में 1 या 2 बार होता है तो उसमें 1 या 2 बार उसे क्या किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया का काम क्या होता है, वो वहाँ पे दर्द को कम कर देता है, दर्द को कम कर देता है या दर्द पहुँचता ही नहीं है ब्रेन तक उसका सिग्नल। तो इन्हें बोलते हैं क्या, नार्कोटिक ड्रग्स। नॉन नार्कोटिक ड्रग्स जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, एस्प्रिन, एलाजिल, ये दोनों क्या हैं, ये यूज़ की जाती हैं किसके लिए, ताकि हमारा जो बॉडी के अंदर दर्द हो रहा था उसे अपन क्या कर सकें, कम कर सकें। तो नॉन नार्कोटिक ड्रग्स की क्या होती है, इसमें हमारे मतलब हेडेक नहीं होते या एडिक्ट नहीं होते हम इनके। लेकिन नार्कोटिक ड्रग्स के क्या हो जाते हैं, हम एडिक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, एस्प्रिन वगैरह हम सभी लोग लेते हैं। एस्प्रिन, एनाल्जेन, फेनासेंटेन, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। ये मॉर्फिन, हेरोइन, कोडेन इनके एग्जाम्पल हैं। फिर आता है क्या, एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स का मतलब ये होता है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं उन्हें बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। तो आपने बहुत कॉमनली जो नाम सुना होगा वो है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल का काम क्या होता है, एक तो ये हमारा एज एन एनाल्जेसिक भी काम करता है, मतलब दर्द को भी कम करता है। दूसरा ये एज एन एंटीपायरेटिक ड्रग भी यूज़ होता है। एस्प्रिन भी सेम है कि इसमें एंटीपायरेटिक मतलब बॉडी के टेम्परेचर को लोअर डाउन करने के लिए। जब भी फीवर होता है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और उस बॉडी टेम्परेचर को लोअर करने के लिए यूज़ होती है क्या, एंटीपायरेटिक ड्रग्स। फिर आता है एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल नाम से ही समझ में आ रहा है कि माइक्रो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है। तो इसमें जो बैक्टीरियाज को ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं उनका अलग अलग यूज़ होता है। जैसे एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स क्या है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आपने पेनिसिलिन का एग्जांपल सुना होगा कि पेनिसिलिन क्या है, फंगस से ही बनाया गया एक मेडिसिन है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही हम यूज़ करते हैं टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या फिर जो बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं दूसरे बैक्टीरियाज को किल करने के लिए, उसे बोलते हैं हम क्या, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के बाद आता है क्या, जैसे पेनिसिलिन है आपका एग्जांपल में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी 1929 में अपना क्या किया था, डिस्कवरी की थी या खोज की थी, एक्सीडेंटली हुई थी। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम सुना होगा आपने कि ये भी किसके लिए यूज़ की जाती है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ की जाती है। तो इनका आपको क्या करना है, नाम और इसके यूजेस याद रखना है। ठीक है,
तो ये सारी क्या हैं, ड्रग्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं टू क्योर द बैक्टीरिया और वायरसेस, इनके अगेंस्ट यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आती है हमारी क्या, एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक मतलब क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक दें, वो और सब्सटेंसेस जो एंटीसेप्टिक मतलब क्या होता है, वो सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक दें और उन्हें किल कर दें। लेकिन अगर बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को हार्म ना करें, विदाउट डिस्ट्रॉइंग लिविंग टिश्यू, उन्हें क्या बोलते हैं हम, एंटीसेप्टिक बोलते हैं। एंटीसेप्टिक और एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या अंतर है कि एंटीसेप्टिक भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है और डिसइंफेक्टेंट भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। लेकिन एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यूज़ को किल नहीं, मतलब डैमेज नहीं पहुंचाता है, लेकिन डिसइंफेक्टेंट जो है वो लिविंग टिश्यू को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो ये इनके बीच में अंतर होता है कि जैसे हम डिटॉल वगैरह यूज़ करते हैं चोट लगती है, या विटोनिल आयोडीन की यूज़ करते हैं, आपने नाम सुना होगा टिंचर ऑफ आयोडीन, जब भी हमें चोट लगती है तो हम कलर, एक ब्राउन कलर सब्सटेंस यूज़ करते हैं, या ब्राउन कलर की एक दवाई यूज़ करते हैं, जैसे बीटाडीन भी बोलते हैं बेसिकली कॉमन नेम में। तो बीटाडीन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एक एंटीसेप्टिक है, जो क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करता है, जहाँ पे भी चोट लगती है तो वहाँ पे इन्फेक्शन फैलने से बचाता है, लेकिन हमारी टिश्यूज़ को, लिविंग टिश्यूज़ को हार्म नहीं करता है। अब देखिए डिसइंफेक्टेंट जो है, डिसइंफेक्टेंट का काम क्या होता है, ये भी सेम काम करता है, किसकी तरह, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करता है। डिसइंफेक्टेंट का काम भी सेम होता है, लेकिन लेकिन ये लिविंग टिश्यूज़ को भी क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए हम डिसइंफेक्टेंट को डायरेक्टली हमारी बॉडी पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमारी लिविंग टिश्यू को हार्म कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि चोट अगर हमें लग रही है तो हम डायरेक्टली डिसइंफेक्टेंट को यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि जहाँ पे चोट लगी वहाँ पे और जलन होगी, या फिर वहाँ के लिविंग टिश्यूज़ क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको सिर्फ यूज़ किया जाता है किसके लिए, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि हमारे फ्लोर को साफ़ करने के लिए होता है, फ्लोर की क्लीनिंग के लिए होता है, या फिर जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज़ होता है। वाटर को जैसे क्लोरीन है 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल और 2 to 4 ppm क्लोरीन, क्लोरीन आपने सुना होगा, क्लोरीनेटेड वाटर, तो वहाँ पर डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं ये, ताकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकें। लो कंसनट्रेशन का सल्फर डाइऑक्साइड भी डिसइंफेक्टेंट की तरह एक्ट होता है। तो ये एग्जांपल्स हैं डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में। आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि एंटीसेप्टिक हमारी लिविंग टिश्यूज़ को हार्म नहीं करते, लेकिन डिसइंफेक्टेंट हमारे लिविंग टिश्यूज़ को हार्म करते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, सल्फर ड्रग्स। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।